हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। आप सभी कैसे हैं मित्रों? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा आपकी स्टडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। दोस्तों साथियों, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं उत्तराखंड व हिंदी पर आधारित प्रैक्टिस सेट, जो कि आपकी आगामी यूके ट्रिपल एस सी व यूके पीएससी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों आप सभी जानते होंगे आपके वीडियो के एग्ज़ाम को सिर्फ एक महीने का समय बचा हुआ है, और आप लोगों ने जितनी भी अभी तक तैयारी कर रखी है उस तैयारी को एक आखिरी जो अंतिम पड़ाव होता है उसको वो अंतिम टच देने का समय आ चुका है। और आप लोग दोस्तों इस अंतिम समय में अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जिससे कि आप लोगों को क्या होगा कि एक आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार से हमने एग्जाम के माहौल को फेस करना है। बाकी दोस्तों इसमें मैंने 20 हिंदी के और 30 उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किया हुआ है। अगर आप इसमें अच्छा खासा स्कोर ले आते हैं दोस्तों, लगभग 45 या फिर 40 क्रॉस जिस भी भाई बहन के इसमें बनते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आप लोगों की तैयारी भली भांति अच्छी तरीके से हो रखी है। बाकी दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो और कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो खत्म होने के बाद अपने अपने जो भी स्कोर आप लोगों के होंगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। आपका ज़्यादा समय ना खराब करते हुए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न हमारा, निम्न में से महाप्राण व्यंजन बताइए। दोस्तों मैं इसमें ऑप्शन नहीं बोलूँगा, आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके अपने आंसर को लगा लेना है और वीडियो को प्ले करके आप लोग अपने आंसर को जान सकते हैं। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों निम्न में से ऑप्शन डी का जो थ है वह हमारा महाप्राण व्यंजन है। बाकी तीनों दोस्तों य, त और म हमारे अल्प प्राण व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसका उच्चारण स्थान मूर्धा है? आपके सामने आपके सभी ऑप्शन है दोस्तों, इसमें से इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्न में से दोस्तों जो पेट कटा शाह है हमारा, इसे हम लोग मूर्धन्य शाह भी कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान दोस्तों मूर्धा होता है। आपने इसे भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, किसी शब्द की सीमा निर्धारण के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? चारों चिन्हों के नाम आपको उन चिन्हों के साथ आपको दिखाए गए हैं दोस्तों, और आप लोगों ने बताना है कि किस एक चिन्ह का प्रयोग हम लोग किसी शब्द की सीमा निर्धारण करने के लिए करते हैं। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। उपविराम चिन्ह का प्रयोग दोस्तों हम लोग किसी शब्द की सीमा निर्धारण करने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। देखिए दोस्तों इसमें अधिशासी शब्द को 4 अलग अलग प्रकारों में लिखा गया है। आपने बताना है कि इन चारों में से कौन सा वाला अधिशासी शुद्ध तरीके से लिखा गया है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अधिशासी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। इससे पहले भी दोस्तों हमारे वीडियो के एग्जाम में पहले भी रिपीट हुआ है, और दोस्तों आगे भी आने के इसके पूरे चांस हैं, क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज इस प्रश्न में होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सदैव शब्द में कौन सी संधि होगी? आपके ऑप्शन हैं दीर्घ, गुण, वृद्धि या फिर अयादि। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सदैव शब्द में दोस्तों वृद्धि संधि होगी। बड़ा ए और बड़ा औ दोस्तों दोनों ही हमें वृद्धि संधि में देखने के लिए मिलते हैं, आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? चारों ऑप्शन दोस्तों आपके सामने हैं, आप लोगों ने बताना है किस एक शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कुलीन शब्द में दोस्तों उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। बाकी जो दोस्तों तीनों शब्द हैं उसमें कुमाता शब्द में कु उपसर्ग, कुपुत्र शब्द में कु उपसर्ग और अचूक शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। जबकि कुलीन शब्द में दोस्तों प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, और कुलीन का अर्थ दोस्तों विशेष कुल में जन्मा होता है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से दंतोष्ठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? चारों ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, आप लोगों ने बताना है दंतोष्ठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, व और फ। देखिए दोस्तों आप जब भी व और फ बोलते हैं तो आपके दांत और होंठ का प्रयोग किया जाता है। आप देखेंगे आपके ऊपर के दांत और नीचे के होंठ के बोल टच होने के बाद ही आप लोग व और फ बोल पा रहे हैं, इसलिए दोनों ध्वनियाँ हमारी दंतोष्ठ ध्वनियाँ हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में एकार्थी शब्द कौन सा है? दोस्तों इसमें चारों ऑप्शन आप लोगों ने देख लिए होंगे और आप लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा भी लिया होगा। मैं आपको बताते हुए चलता हूँ एकार्थी शब्द क्या होते हैं। ऐसे शब्द दोस्तों जिनका केवल एक ही अर्थ निकलता है वह हमारे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गंगा शब्द दोस्तों इन चारों जो भी हमें ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से गंगा शब्द हमारा एकार्थी शब्द है। बाकी दोस्तों देखिए कर का मतलब एक होता है टैक्स, और कर का मतलब हाथ भी होता है। गुरु दोस्तों, गुरु का मतलब होता है एक तरीके से बड़ा और एक तरीके से शिक्षक भी होता है। बाकी दोस्तों धन एक प्लस के लिए भी हम लोग प्रयोग में लेके आते हैं और पैसे के लिए भी प्रयोग में लेके आते हैं। लेकिन दोस्तों गंगा शब्द अगर आप बोलोगे तो गंगा का अर्थ सिर्फ एक नदी से ही निकलता है। अगला प्रश्न हमारा, कमल का पर्यायवाची नहीं है। आपके ऑप्शन दोस्तों चारों के चारों आपके सामने हैं और आप लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी।
अम्बुद शब्द दोस्तों कमल का पर्यायवाची नहीं है। अगर यहाँ पर अम्बुज होता, ज अगर लास्ट में होता दोस्तों, तो यह भी हमारा कमल का पर्यायवाची होता। अगला प्रश्न है हमारा, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? 5, 4, 3 या फिर 2। दोस्तों आप सभी ने ध्यान में रखना है, उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत के आधार पर और इतिहास के आधार पर, ये तीनों एक ही प्रकार हैं। अगर आपसे इन तीनों से प्रश्न पूछा जाए तो आपने आंसर देना है दोस्तों 5। उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पर हमारे शब्दों के 5 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरिहर शब्द में कौन सा समास है? चारों समास आपके ऑप्शन में यहाँ पे दिए गए हैं, आप लोगों ने बताना है दोस्तों हरिहर शब्द में कौन सा समास होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इतरेतर द्वंद्व समास। दोस्तों इतरेतर द्वंद्व समास हमारा हरिहर शब्द में देखने के लिए मिलता है। ऐसे दोस्तों इतरेतर द्वंद्व समास क्या होता है? जिसमें हमें पूरक शब्द देखने के लिए मिलते हैं। और दोस्तों हरि और हर, हरि यहाँ पर भगवान विष्णु के लिए और हर यहाँ पर भगवान शिव के लिए प्रयोग में लाया गया है। दोनों एक दूसरे के पूरक है दोस्तों, इसलिए इसमें इतरेतर द्वंद्व समास देखने के लिए हमें मिलेगा। अगला प्रश्न है, रिक्शा किस भाषा का शब्द है? दोस्तों आपको बताना है इन चारों भाषाओं में से किस भाषा का रिक्शा एक शब्द है। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रिक्शा दोस्तों जापानी भाषा का शब्द है। सायोनारा भी आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, यह भी जापानी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा है? आपके चारों ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर दिए गए हैं, आपने बताना है कि चारों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसे शब्दों के लिए प्रयोग की जाती है जिनका केवल एक ही अर्थ निकलता है। बाकी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ताजमहल शब्द दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, आप लोगों ने इसे ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, प्रधानमंत्री शब्द में कौन सा लिंग होगा? दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि प्रधानमंत्री शब्द में इसमें से कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डॉक्टर, वकील, दोस्तों इन सभी शब्दों में दोस्तों लिंग अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें हमेशा पुल्लिंग शब्द ही होते हैं। आप लोगों ने ये हमेशा पुल्लिंग शब्द होते हैं, और अगर हमने इनका स्त्रीलिंग शब्द बनाना होता है तो हम लोग इसके आगे दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे महिला शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं, आप लोगों ने इसे भी ध्यान में रखना है। देखिए दोस्तों जैसे प्रधानमंत्री है तो हम लोग क्या बोलेंगे? महिला प्रधानमंत्री, ठीक है। महिला डॉक्टर, महिला वकील, तो दोस्तों ये प्रधानमंत्री, डॉक्टर, वकील, राष्ट्रपति ऐसे शब्द हैं जो हमेशा से पुल्लिंग शब्दों में आते हैं, और जब हमें इसका स्त्रीलिंग बनाना होता है दोस्तों तो हम लोग महिला इसके आगे लगा देते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लड़का शब्द का बहुवचन क्या होगा? लड़कों, लड़के, ए व सी दोनों या फिर लड़का। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लड़का शब्द का अगर आपसे केवल बहुवचन पूछा गया है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लड़के। लेकिन दोस्तों अगर लड़का शब्द के साथ साथ अगर कोई कारक चिन्ह लगा हुआ है तो तब दोस्तों लड़का का जो बहुवचन होगा वह लड़कों होगा। आपने दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है। अगर सिर्फ लड़का शब्द का बहुवचन पूछा गया है तो तब इसका आंसर लड़के में आएगा दोस्तों, लेकिन अगर लड़का शब्द के साथ कोई भी कारक चिन्ह लगा हुआ है तो दोस्तों इसका बहुवचन लड़कों हो जाएगा। आपने इसे भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों, मतंग शब्द किसका पर्यायवाची है? चारों ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं दोस्तों, आप लोगों ने बताना है मतंग शब्द किसका पर्यायवाची है। दोस्तों आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मतंग शब्द दोस्तों हाथी का पर्यायवाची है, आप लोगों ने इसे ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों हस्ती, मतंग, नाग, कुंजर, द्वीप, द्विरद, वारण, कुंभी, करी, करीश, करीवर, यह सब हमारे हाथी शब्द के ही पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, समास शब्द का विलोम क्या होगा? चारों ऑप्शन दोस्तों आपके सामने दिए गए हैं, व्यास, हुआस, प्रवास या फिर निर्वास। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। समास शब्द का विलोम दोस्तों व्यास होगा, आपने इसे जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 3, 4, 5 या फिर 8। तो दोस्तों आप सभी भाई बंधुओं ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। रचना के आधार पर दोस्तों वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। बाकी दोस्तों एक प्रश्न और बनता है वाक्यों से कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो दोस्तों अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, आपने दोनों को ही ध्यान में रखना है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द आपने बताना है। दोस्तों यहाँ पे 4 शब्द दिए गए हैं, इसमें से एक शब्द हमारा अशुद्ध है। अब दोस्तों आपने बताना है कि इन चारों में से कौन सा वाला अशुद्ध है। आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
प्रमाणिक जो शब्द है दोस्तों वह वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। बाकी माधुर्य, प्रादेशिक और व्याप्त तीनों ही शब्द हमारे शुद्ध शब्द हैं। दोस्तों प्रमाणिक शब्द में जो प्र है, प्रा के बाद आ का डंडा आएगा, आप लोगों ने इसे ध्यान में रखना है। प्रामाणिक होगा तब यह शुद्ध होता, लेकिन इसमें प्रमाणिक लिखा गया है तो यह हमारा अशुद्ध शब्द हो जाएगा। और हिंदी का अंतिम प्रश्न दोस्तों, निम्न में क्रिया को पहचाने। इन सभी में से क्रिया क्या है दोस्तों? उठ, पढ़ना, बैठ या फिर काम। तो दोस्तों आप सभी भाई बंधुओं ने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। इन सभी शब्दों में से दोस्तों पढ़ना हमारा एक क्रिया है, बाकी सभी जो दोस्तों उठ, बैठ और काम है यह हमारे धातु शब्द हैं। आपने इन्हें भी ध्यान में रखना है। और दोस्तों इनके धातुओं के पीछे ना जब हम प्रत्यय लगा देते हैं तो यह क्रिया के रूप में काम करने लग जाते हैं। पढ़, अगर यहाँ पे खाली केवल पढ़ होता दोस्तों तो यह भी हमारा धातु होता, लेकिन इसके पीछे प्रत्यय लगा हुआ है, पढ़ना बन गया है, तो यह हमारा एक क्रिया शब्द है। आप लोगों ने इसे ध्यान में रखना है। दोस्तों अब हमारा यहाँ से उत्तराखंड प्रारंभ हो रहा है। मैं प्रयास करूंगा आप लोगों को अगर कोई अतिरिक्त तथ्य इसमें होता है तो मैं आप लोगों को उससे भी अवगत कराऊंगा। आप लोग दोस्तों हिंदी के अपने स्कोर को अलग से और उत्तराखंड के अपने स्कोर को अलग से मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। बाकी दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मारछा व तोलछा किस जनजाति से संबंधित माने जाते हैं? दोस्तों आप सभी लोगों के ऑप्शन यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं। आपने बताना है मारछा व तोलछा किस जनजाति से संबंधित माने जाते हैं। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मारछा व तोलछा दोस्तों भोटिया जनजाति से संबंधित माने जाते हैं, जो कि अधिकतम दोस्तों पिथौरागढ़ के ऊपरी क्षेत्रों में निवास करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, तीलू रौतेली की घोड़ी का नाम क्या था? दोस्तों इसमें चारों ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, बिंदुली, मधुली, सूर्या या फिर धनुली। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तीलू रौतेली की घोड़ी का नाम दोस्तों बिंदुली था। दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल के समय में, आप सभी जानते होंगे, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्नों का लेवल रहने वाला है। आप सभी लोगों ने सही प्रकार के जितने भी प्रश्न हैं महत्वपूर्ण, उन सभी प्रश्नों को कवर लगभग कर लिया होगा। और दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्नों का आजकल का क्या रहता है, पैटर्न रहता है, यूके SSC हो चाहे UKPSC हो, तो आपने इन्हें भी भली भांति तैयार करके जाना है। अगला प्रश्न दोस्तों, टिहरी का घंटाघर कीर्ति शाह ने किसकी याद में बनाया था? आपके चारों ऑप्शन दोस्तों आपके सामने हैं, आपने बताना है टिहरी का घंटाघर कीर्ति शाह ने किसकी याद में बनाया था। सबसे पहले तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, टिहरी का घंटे घर का निर्माण किसने किया है? तो कीर्ति शाह ने किया है। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। बाकी दोस्तों किसकी याद में इसे बनाया था? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। टिहरी का घंटाघर दोस्तों कीर्ति शाह ने महारानी विक्टोरिया की याद में बनवाया था। अगला प्रश्न दोस्तों, भक्त दर्शन ने किसकी तुलना रविंद्रनाथ टैगोर से की है? आप सभी जानते होंगे दोस्तों, भक्त दर्शन हमारे एक प्रमुख कवि रह चुके हैं उत्तराखंड के, और दोस्तों इन्होंने एक तुलना करी है किसकी? रविंद्रनाथ टैगोर के साथ। आप लोगों ने बताना है। आप लोगों के चारों ऑप्शन स्क्रीन पर हैं दोस्तों, और आप सभी भाई बंधुओं ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। भक्त दर्शन ने दोस्तों तारादत्त गैरोला को रविंद्रनाथ टैगोर के साथ इनकी तुलना करी है। आपने इसे भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, पिरुल किस पेड़ पर पाया जाता है? जितने भी मेरे दोस्त लोग पहाड़ों में रहते होंगे उन सभी को इसका आंसर बिल्कुल आराम से आ गया होगा, और खूब मार पीट करके इसका आंसर को लगा करके आएंगे वहाँ पर। दोस्तों पिरुल किस पेड़ पर पाया जाता है आप लोगों ने बताना है, और इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। चीड़ के पेड़ पर दोस्तों पिरुल पाया जाता है। आपने सुना भी होगा दोस्तों बीच में कि पिरुल से विद्युत उत्पादन भी करने के प्रयास किया जा रहा है। आप लोगों ने ध्यान रखना है दोस्तों कि जो पिरुल है यह चीड़ के पेड़ पर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से उत्तराखंड में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? आप सभी जानते होंगे दोस्तों भारत में 12 ज्योतिर्लिंग पाए जाते हैं, जिसमें से उत्तराखंड में कितने आप लोगों ने बताने हैं, और आप सभी भाई बंधुओं ने इसका आंसर लगा लिया होगा दोस्तों। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में दोस्तों 12 ज्योतिर्लिंगों में से उत्तराखंड में एक ज्योतिर्लिंग स्थित है, जिसका नाम है हमारा केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। अगला प्रश्न है दोस्तों, झांवर आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले में, पैर में, कमर में या फिर हाथ में? दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, पैर में। झांवर आभूषण दोस्तों पैर में पहना जाता है। आप लोगों ने इसे भी ध्यान में रखना है। और दोस्तों आभूषण हो गए हमारे जितने भी श्रृंगार संबंधी वस्त्र हो गए, इन सभी से भी हमारे एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। मेले हो गए, इन सभी से दोस्तों हमें काफ़ी ज़्यादा प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। और अधिकतम दोस्तों जो भी यूके SSC के द्वारा एग्जाम आयोजित किए गए थे ना, उसमें हमें आभूषणों से संबंधित प्रश्न हमें हर दूसरे एग्जाम में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आप लोग इसे भली भांति तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, थारू जनजाति अधिकांशतः किस स्थान की निवासी है? यानी कि आपने बताना है किस एक जिले की निवासी है दोस्तों थारू जनजाति अधिकांशतः, और आप सभी लोगों ने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। थारू जनजाति दोस्तों अधिकांशतः उधम सिंह नगर की निवासी है, और इस उधम सिंह नगर में भी खटीमा जो क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पर अधिकतम मात्रा में थारू जनजाति निवास करती है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध किससे है?
जल संरक्षण से, अग्नि संरक्षण से, वन संरक्षण से या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग जरूर इसे ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड की पहाड़ियों में दोस्तों चाल खाल का संबंध जल संरक्षण से है, आपने इसे भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाताल रुद्रेश्वर गुफा की खोज कब की गई थी? आपके ऑप्शन दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पाताल रुद्रेश्वर गुफा दोस्तों चंपावत जिले में स्थित है। और अब आपने बताना है कि इसकी खोज कब करी गई थी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पाताल रुद्रेश्वर गुफा की खोज दोस्तों वर्ष 1993 में करी गई थी, आपने इसे भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, राजा अजयपाल ने सरोला सभा की स्थापना कब की थी? दोस्तों आप सभी जानते होंगे राजा अजयपाल के द्वारा सरोला सभा की स्थापना करी गई थी, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों कि आपने ये बताने की स्थापना कब करी है। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राजा अजयपाल ने दोस्तों सरोला सभा की स्थापना वर्ष 1504 में करी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, रुपिन सुपिन नदी हिमनद से किस नदी का उद्गम होता है? दोस्तों रुपिन ग्लेशियर और सुपिन ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम होता है, आपने बताना है। काली, टोंस, कोसी या फिर गोरी गंगा। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रुपिन और सुपिन हिमनद से दोस्तों टोंस नदी का उद्गम होता है, आपने ध्यान में रखना है। दोस्तों अलग अलग शाखाओं में आती है और बाद में टोंस नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, लंका पुलवा भैरव घाटी किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने हैं और आप सभी भाई बंधुओं ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। लंका पुलवा भैरव घाटी दोस्तों उत्तरकाशी जिले में स्थित है, आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, न्योली किस प्रकार का गीत है? प्रणय गीत है दोस्तों, लामण गीत है, अनुभूति प्रधान है या फिर उपयुक्त सभी? दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। न्योली दोस्तों एक अनुभूति प्रधान गीत है, आपने इसे ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों, नेपाल उत्तराखंड के किस ओर है? पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में या फिर दक्षिण में? अब दोस्तों अगर आप लोगों ने उत्तराखंड का मैप भली भांति अगर देख रखा है ना, तो इसका आंसर आप लोग बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेपाल दोस्तों उत्तराखंड के पूर्वी भाग में स्थित है, आपने इसे ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों, गोरखों ने गढ़वाल पर अधिकार कब किया था? 1803 में, 1804 में, 1805 में या फिर 1806 में? दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गोरखों ने दोस्तों वर्ष 1804 में खुड़बुड़ा के युद्ध में प्रद्युम्न शाह को मार करके दोस्तों गढ़वाल पर अधिकार किया था, आपने इसे ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, रोटी सूची प्रथा को किसने शुरू किया था? दोस्तों आपके चारों ऑप्शन आपके सामने मौजूद हैं, आप लोगों ने बताना दोस्तों किसके द्वारा रोटी सूची प्रथा को प्रारंभ किया गया था। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। महीपति शाह के द्वारा दोस्तों रोटी सूची प्रथा को प्रारंभ किया गया था, जिसके तहत ब्राह्मणों के द्वारा जो दोस्तों ब्राह्मण सैनिक थे वह जितने भी मतलब अन्य धर्म के या फिर अन्य जातियों के जो भी लोग थे उनके हाथ की बनाई गई रोटी को खा सकते थे, रोटी को शुद्ध माना जाता था इस प्रथा के तहत। अगला प्रश्न दोस्तों, सिखों का धार्मिक स्थल नानकमत्ता कहाँ स्थित है? किस जिले में है, आपने बताना है। दोस्तों चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने हैं, बहुत ही सरल सा प्रश्न है, आप लोगों ने बताना है। और दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सिखों का धार्मिक स्थल दोस्तों नानकमत्ता उधम सिंह नगर जिले में स्थित है और खटीमा के ही थोड़ा सा पास पे कोई यह स्थल स्थित है। अगला प्रश्न है, रानी कर्णावती किस राजा की पत्नी थी? दोस्तों इससे पहले जो नानकमत्ता है ना, इसका एक प्राचीन नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा, तपेड़ा और बक्सी दोस्तों नानकमत्ता के प्राचीन नाम है। अगला प्रश्न है, रानी कर्णावती किस राजा की पत्नी थी? दोस्तों चारों ऑप्शन आपके सामने मौजूद हैं, आपने बताना है दोस्तों रानी कर्णावती किस एक राजा की पत्नी थी। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। रानी कर्णावती दोस्तों महीपति शाह की पत्नी थी, आपने इसे ध्यान में रखना है। और रानी कर्णावती को उत्तराखंड में नक्कटी रानी या फिर नागकटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में उत्तराखंड से किसने भाग लिया था? बीडी पांडे, इंद्रमणि बडोनी, ज्वालादत्त जोशी या फिर श्रीदेव सुमन? दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ज्वालादत्त जोशी के द्वारा दोस्तों कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन वर्ष 1886 में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया गया था, आपने इसे ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों, डॉक्टर चंदी प्रसाद भट्ट को पर्यावरण के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोगों ने इसका आंसर बताना है कि पद्म भूषण पुरस्कार से चंदी प्रसाद भट्ट जी को कब सम्मानित किया गया था। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डॉक्टर चंदी प्रसाद भट्ट जी को दोस्तों पर्यावरण के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से वर्ष 2005 में सम्मानित किया गया था, आपने इसे ध्यान में रखना है। बाकी दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो और कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड सरकार ने आपातकालीन 108 एम्बुलेंस सेवा की महत्वाकांक्षी डोली सेवा की शुरुआत कब करी थी?
दोस्तों इसमें आप लोगों ने बताना है ना, जैसे आप लोगों ने अगर पहाड़ों में अगर आप लोग रहते हैं तो आपको पता होगा कि अगर किसी को कोई इमरजेंसी हो जाती है तो दोस्तों प्लेन्स वाले एरिया में तो गाड़ी आ जाती है और गाड़ी के जरिए वो लोग जा सकते हैं हॉस्पिटल वगैरह। लेकिन दोस्तों अगर पहाड़ी एरिया है तो पहाड़ी एरिया में कई जगह ऐसी होती है जहाँ पर वो गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं। इसलिए दोस्तों 108 एम्बुलेंस सेवा ने डोली सेवा की शुरुआत करी है, जिसमें कि एक डोली जैसी बना करके उसके ऊपर उस पेशेंट को उसमें रख करके रोड तक लेके आया जाता है, जिससे कि फिर उन लोगों को टाइम पर हॉस्पिटल पहुँचाया जा सके। तो दोस्तों इसकी सेवा की शुरुआत, डोली सेवा की शुरुआत कब करी थी? दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 17 अप्रैल 2012 को दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने आपातकालीन 108 एम्बुलेंस सेवा की महत्वाकांक्षी डोली सेवा की शुरुआत करी थी। आपने इसे जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों, अभिनव वाराह मिहिर की उपाधि किसे दी गई थी? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मुकुंद राम बर्थवाल को दोस्तों अभिनव वाराह मिहिर की उपाधि दी गई थी ज्योतिष शास्त्र के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों, कुमाऊनी बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक कौन थे? काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है और आप लोगों ने इसका आंसर भी लगा लिया होगा दोस्तों। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगादत्त उप्रेती जी को दोस्तों कुमाऊनी बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक के तौर पर जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, कोड़ियाला तथा शिवपुरी प्रसिद्ध है किस लिए? ट्रैकिंग के लिए, पर्वतारोहण के लिए, रिवर राफ्टिंग के लिए या फिर स्कीइंग के लिए? दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोड़ियाला तथा शिवपुरी दोस्तों रिवर राफ्टिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आपने इसे ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रसिद्ध गौचर मेला कब प्रारंभ हुआ था? दोस्तों चमोली जिले का यह मेला है गौचर मेला। आप लोगों ने बताना है कि ये कब प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ष 1943 में दोस्तों प्रसिद्ध गौचर मेले की शुरुआत करी गई थी चमोली जिले में। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब हुआ था? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। आपने बताना है दोस्तों उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब किया गया था? दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड में दोस्तों फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन 13 अप्रैल वर्ष 1921 को किया गया था। आप लोगों ने ध्यान रखना है। और दोस्तों इस कमेटी के अध्यक्ष पी विंडम बनाए गए थे। आपने इसे भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों, तीलू रौतेली पर वार करने वाले कत्यूरी सैनिक का नाम क्या था? दोस्तों आप सभी जानते होंगे तीलू रौतेली युद्ध करने के बाद जब थकी हारी नदी किनारे स्नान कर रही थी और दोस्तों वहां पर जब वो विश्राम कर रही थी तो पीछे से किसी एक सैनिक ने आके, कत्यूरी सैनिक ने आकर के तीलू रौतेली का वध कर दिया था। दोस्तों आपने बताना है उस कत्यूरी सैनिक का नाम क्या था। तो दोस्तों आप सभी भाई बंधुओं ने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, रामू रजवाड़ दोस्तों उस कत्यूरी सैनिक का नाम था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मेला पशु मेला है? अब देखिए दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप सभी इस प्रश्न से अवगत भी होंगे क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है और काफ़ी ज़्यादा बार हमारी उत्तराखंड की परीक्षाओं में हमें देखने के लिए मिला भी है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों इनमें से सोमनाथ मेला जो है अल्मोड़ा का, वह दोस्तों एक सबसे बड़ा पशु मेले के तौर पर राज्य का जाना जाता है। और दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है हमारा, गंगा में रतमऊ तथा सोलानी नदियाँ किस स्थान पर मिलती हैं? आपके ऑप्शन है हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, ऋषिकेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा में दोस्तों रतमऊ तथा सोलानी नदियां हरिद्वार जिले में संगम करती हैं। आप लोगों ने इसे ध्यान में रखना है। बाकी दोस्तों आप लोगों का उत्तराखंड और हिंदी का जो भी स्कोर बन रहा है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप लोगों की किसी प्रकार की कोई राय है, अगर आप लोगों को किसी प्रकार की इस वीडियो में कमी लगी है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं अगली वीडियो में उसे कवर करने का पूरा प्रयास करूंगा। बाकी दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो और कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको आपके आगामी एग्जाम्स के लिए हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देते हुए दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।